हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को, और स्वागत है आपका ऐसे टीचर अकेडमी पर। और मेरा नाम है शादाब आलम। आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं हिंदी पेडागोजी, और हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये पूरी एक कंप्लीट सीरीज है जिसमें हम 2011 से लेकर के 2026 तक के कंप्लीट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और सिर्फ हिंदी पेडागोजी के नहीं, उसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट हैं वो भी कर रहे हैं, उनके भी सारे पीवाईक्यूज। तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है चैनल पर, आप जाके देखो। तो प्लेलिस्ट में आपको सारी सीरीज मिलेगी और सारे क्लासेस मतलब सारे पीवाईक्यूज सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। और इसमें हम पूरा एक्सप्लेनेशन से कॉन्सेप्ट को समझ के चल रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर, बल्कि पूरा एक एक वर्ड को मीनिंगफुल तरीके से समझ करके कहां से प्रश्न बना है, कौन से टॉपिक से बना है, और उस टॉपिक को भी एक्सप्लेन करके चल रहे हैं। बहुत जबरदस्त क्लास चल रही है। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। फटाफट से लाइव आ जाओ। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट करके बता दो कि वॉइस वगैरह ठीक ठाक पहुंच रही है आप तक। शुरू करते हैं। जी हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी इस पर मैराथन क्लासेस आने वाली है। और ये चैनल क्वालिटी में नंबर 1 है पूरे इंडिया में। जो पुराने स्टूडेंट हैं आप उनका फीडबैक ले सकते हैं। अभी तक तो सबसे जबरदस्त क्वालिटी चल रही है, बेहतरीन जबरदस्त रिजल्ट दे रहे हैं। तो साथ में जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो जल्दी फटाफट से। शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और जी एक सेकंड बस, मैं जरा यहाँ पे मार्कर ले लूँ, है ना, फिर स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक मैं आपकी कमेंट्स पे भी नज़र डाल लेता हूँ। जी हाँ, हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, श्रीकाल। तब तक लाइक करो आप, जरा कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबा दो जल्दी जल्दी फटाफट से। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। और आज का पहला प्रश्न है हिंदी भाषा की, एक सेकेंड, पहला प्रश्न ये, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो पहला ऑप्शन है बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना। अब कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है ये बताएंगे आप कमेंट करके। पहले आप कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको सही आंसर भी बताऊंगा और कंप्लीटली एक्सप्लेन भी करूंगा। तो जल्दी से कमेंट में लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए जी, शुरू कीजिए जल्दी से। और 1 तारीख से आपकी महाभारत क्लासेस स्टार्ट होने वाली है भाई, है ना। 1 तारीख से, यानी कि 1 अगस्त से क्या स्टार्ट होने वाला है, महा मैराथन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं आप लोगों की। चलिए चलिए फटाफट से लिखेंगे अपना अपना आंसर। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। देखो, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, अगर हम जनरली बात करें ये किताबी कहानियां हटाकर भी, तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर कोई बच्चा भाषा सीखने आया है, आप कक्षा 1 से 8 तक के टीचर हैं, अगर किसी बच्चे को भाषा सिखानी है तो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि वो बच्चा उस भाषा को डेली लाइफ में यूज करना सीखे। सबसे ही बड़ा उद्देश्य है ये। मतलब चाहे एनसीएफ के हिसाब से हो, चाहे एनईपी के हिसाब से हो, चाहे ये आपकी पेडागोजी के हिसाब से हो, सबसे बड़ा उद्देश्य है कि बच्चा भाषा को इस्तेमाल करना सीखे। लिखना पढ़ना भी बाद में आता है। सबसे पहली बात आती है कि वो अपने दैनिक जीवन में उस भाषा का इस्तेमाल कर पा रहा है। जैसे कि आप सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश स्पीकिंग करने जाते हैं, तो इंग्लिश की ग्रामर आना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंग्लिश स्पीकिंग आप इसलिए करते हैं कि ताकि डेली लाइफ में मैं इंग्लिश में बात कर सकूं, है ना। तो सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति, एक सेकंड भाई, ये थोड़ा सा हैंग हो गया शायद। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। एक सेकंड एक सेकंड, मौखिक नहीं, भाषा प्रयोग की बात कर रहे थे ना। लगता है आज बोर्ड में भी किसी की नजर लग गई क्या, अजीब ही चल रहा है। हाँ, तो हमने क्या बात करी कि भाषा का इस्तेमाल करना, यानी कि प्रयोग करना। दैनिक जीवन में भाषा का प्रयोग करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है हमारा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में बोला है। और विभिन्न संदर्भों का मतलब होता है अलग अलग परिस्थितियों में। जैसे कि घर पे अलग तरीके से बात करते हैं, ऑफिस में अलग तरीके से बात करते हैं, कहीं बाहर सड़क पे हैं तो अलग तरीके से बात करते हैं, और किसी के घर गए हैं रिश्तेदारी में, वहाँ अलग तरीके से बात करते हैं। तो उसी को हम कहते हैं विभिन्न संदर्भों में भाषा का इस्तेमाल करना। यहाँ केवल लेखन की बात हुई है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ केवल मौखिक भाषा की बात हुई है, ये गलत हो जाएगा। और व्याकरण तो आता ही नहीं है, व्याकरण तो निगेटिव है कक्षा 8 तक के लिए, ठीक है। तो व्याकरण वाला ऑप्शन तो वैसे भी गलत रहता है। अब लेखन और मौखिक को हमने इसलिए नहीं चुना क्योंकि ये सिंगल सिंगल कौशल हैं, और हम चाहते हैं कि भाषा में जो 4 कौशल हैं, हम चारों कौशलों को लेके चलें। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, और भाषा प्रयोग में चारों ही आ जाते हैं। इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सबसे बेस्ट है। यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन सही जाता है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे फटाफट से।
और अगला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा की बारीकियों को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन है संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। तीसरा ऑप्शन है हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। और डी ऑप्शन है गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना। चलिए बताइए फटाफट से इसका क्या ऑप्शन होगा, जल्दी से कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे आप लोग। हाँ जी, तो क्या लगा आपको हिंदी भाषा की बारीकी को? अच्छा देखो, बारीकी की जब हम बात करते हैं तो बारीकी में कौन सी चीजें आती हैं? बारीकी में ना तो व्याकरण आता है और ना ही बोलना लिखना। इसमें एक्चुअल में छोटे छोटे बिंदु आते हैं, जैसे कहीं पे कोमा लगाने से क्या बदलाव होता है, फुल स्टॉप कहाँ आएगा, इन्वर्टेड कोमास में अगर किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो वो स्पेशल सेंटेंस है ना। तो ऐसी चीजें भाषा की बारीकियों में आती है, छोटे छोटे वर्ड आते हैं, जैसे इसमें भी कहीं आया होगा ही आ जाता है कि मैं खाना खा रहा हूँ या मैं ही खाना खा रहा हूँ, दोनों का अर्थ बदल गया। ये होती है छोटी छोटी बारीकियां। तो लेकिन इसने क्या बोला है, सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। तो हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध करानी पड़ेगी। पहले ऑप्शन सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर बात प्रयोग की आई है भाषा के इस्तेमाल की। संस्कृत निष्ठ भाषा की जरूरत नहीं है आपको। हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त, प्राचीनतम प्रयोग की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डेली लाइफ की भाषा सिखा रहे हैं आज की, हम प्राचीनतम भाषा नहीं सिखा रहे हैं। हम आज की दैनिक जीवन में जो भाषा इस्तेमाल हो रही है उसकी बात करेंगे। गूढ़ अर्थ वाली, गूढ़ का मतलब भी पुराना ही होता है, तो ये भी नहीं आएगा। आंसर आपका पहला ऑप्शन ही सही जाएगा कि आप हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों वाली सामग्री उपलब्ध कराएं, जिससे आप बच्चे को ये पता चलेगा कि अलग अलग जगहों पे कैसे बच्चे भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी से बारीकियां भी पता चलेंगी। जब जितना ज्यादा आप भाषा का इस्तेमाल करेंगे उतनी बारीकियां आपको पता चलती जाएंगी, एक्सपीरियंस आपका बढ़ता चला जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बताएंगे। दूसरा ऑप्शन है रूबी की दूसरों से तुलना करेंगे। तीसरा ऑप्शन है रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। और डी ऑप्शन है रूबी से शांत बैठने के लिए कहेंगे। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा, कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे आप। हाँ जी, तो यहाँ इसने बोला 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। अच्छी बात है जी। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मतलब ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फास्ट करते हैं काम को, यानी जल्दी खत्म कर देते हैं। हो सकता है वो प्रतिभाशाली हो, या हो सकता है जो काम आपने दिया है वो उसके लिए थोड़ा सा ईजी हो, बाकी बच्चों की तुलना में उसके लिए ईजी है वो काम, तो वो जल्दी समाप्त कर देगा, है ना। ऐसे बचपन में मैं भी करता था जब मैं छोटा था। तो क्या करेंगे, एक टीचर क्या करेगा, रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच करने के लिए कहेंगे आप? बिल्कुल गलत काम है ये, क्योंकि क्या मतलब बच्चा अपना काम जल्दी खत्म कर देगा तो क्या आप उसको दूसरे के काम में लगा देंगे? क्या नहीं लगाएंगे ना। उसकी लर्निंग को फास्ट करना है, उसको एग्जामिनर नहीं बनाना है ना। ऐसा हम अक्सर करते हैं टीचर के रूप में कि जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं ना उसको कह देते हैं चल आज तू पढ़ा दे बाकी बच्चों को। अरे क्यों पढ़ा दे भाई, पढ़ाना का काम तुम्हारा है, उस बच्चे को उसकी क्षमता के हिसाब से काम दो आगे का, है ना। ये गलती करते हैं हम क्या कर रहे हैं, जो बच्चा हाई लेवल पे है उसको भी एवरेज ला रहे हैं। ये निगेटिव है उसके लिए, बच्चे के लिए। जो बच्चा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है उसको क्या करते हैं, बाकी जिम्मेदारी उसको मॉनिटर बना देंगे, उसको रजिस्टर लाने का काम दे देंगे, उसको जो है सारी अटेंडेंस लगाने का काम दे देंगे। क्यों? क्योंकि उसने जल्दी काम खत्म कर लिया। तो आप उसका समय भी खा रहे हो और उसकी जो इंटेलिजेंस है उसको बर्बाद कर रहे हो। अगर कोई बच्चा फास्ट है तो उसको उसके लेवल के काम दो ताकि वो और आगे जा सके। ऐसा नहीं कि बाकी बच्चों के लेवल पे लाके खड़ा कर देंगे उसको। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब यही होता है कि जितनी क्षमता जिस बच्चे की है उसको अधिकतम पहुंचाना है उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग।
दूसरों से तुलना करना तो हमेशा ही निगेटिव टैग वर्ड रहता है, तुलना तो कभी भी नहीं करनी। रूबी को उसका पसंद का काम करने के लिए कहेंगे। अगर किसी बच्चे ने जल्दी काम खत्म कर लिया है तो उससे कहेंगे कि अब तुम्हें जो पसंद है, हो सकता है उसको ड्राइंग पसंद हो, तो उसको ड्राइंग करने के लिए अनुमति दे दो, क्योंकि उसका सेकंड स्किल भी क्या होगा, साथ साथ डेवलप होता जाएगा, उसका समय खराब नहीं होगा, उसको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो ये आपको करना है। शांत बैठने के लिए कहेंगे तो वो बोर हो जाएगी, बैठे बैठे समय भी जा रहा है और बोर भी हो रही है, तो उसको खाली मत बिठाओ, उसको उसके लेवल के काम दे दो। या फिर अगर वो कहे कि मुझे दूसरा होमवर्क दे दो, तो उसको ज्यादा काम दे दो, वो और प्रैक्टिस कर लेगी, है ना। तो यहाँ जो आंसर जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन जाएगा। समझ रहे हैं बात आपको। चलो अगला प्रश्न क्या कहता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है क्या। पहला ऑप्शन है बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, दूसरा है शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, और डी ऑप्शन है भाषा संबंधी गृह कार्य। कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, फटाफट से लिखेंगे अपना अपना आंसर। हाँ जी, चलिए फट अच्छा लाइक तो करते रहो, अभी आधे बच्चों ने लाइक ही नहीं किया है भाई, जरा एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबाएंगे सब लोग, ठीक है। 500 लाइक्स कंप्लीट करेंगे जल्दी से, अच्छे बच्चों की तरह कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबाएंगे फटाफट से सब लोग। इसने बोला उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर भाषा सीखने को प्रभावित करेगा तो इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी चीज है जो प्रभावित कर देगी। बच्चों द्वारा किया गया सुलेख, सुलेख किसे कहते हैं, सुलेख कहते हैं अच्छी राइटिंग। लेख का मतलब लिखना है ना, राइटिंग हैंड राइटिंग, और सुलेख मतलब सुंदर सुंदर लिखना। तो सुंदर लिखावट, क्या आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सुंदर लिखावट? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि विचार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे ने क्या बताया है, ना कि उसकी हैंड राइटिंग और ना ही उसकी मिस्टेक्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे ने प्रश्न का आंसर क्या लिखा है, उसने थॉट क्या प्रस्तुत किया है। क्या शिक्षक की जो भाषा शिक्षण है उसका रवैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या फिर शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगी इनमें से अगर आप देखें। अब बचा आपका गृह कार्य यानी कि होमवर्क, या भाषा का शिक्षण यानी आपकी टीचिंग। तो जाहिर है होमवर्क से ज्यादा आपकी टीचिंग मायने रखेगी, एक टीचर कैसा पढ़ा रहा है। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट डालेगा वो शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, यानी कि टीचिंग मैथडोलॉजी, किस तरह से आप पढ़ा रहे हैं, किन मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चे के साथ किस तरह का बिहेव कर रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा आपके बच्चे की भाषा सीखने पर। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका सबका सही गया है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। पहला ऑप्शन है स्वाध्यायशीलता का विकास, दूसरा ऑप्शन है सुनकर शब्द से दोहराने की क्षमता का विकास, तीसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, और फोर्थ है आपका चिंतनशीलता का विकास। बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कमेंट में सब लोग अपना अपना आंसर लिखेंगे जल्दी से। जी तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो प्रश्न के आंसर की लाइन लगी है वो लगी है बी ऑप्शन की। ए तो किसी किसी ने दिया है, एक दो ने, ज़्यादातर बी ऑप्शन दे रहे हैं। देखते हैं भाई किसका सही गया। इसने बोला उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा अपेक्षित क्या नहीं है। निगेटिव वाला पूछा है कि आप एक टीचर हैं, हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं, तो किसकी उम्मीद नहीं रखेंगे आप। अपेक्षा मतलब उम्मीद रखना, अपेक्षित मतलब उम्मीद होना, तो किस चीज़ की उम्मीद नहीं रखेंगे आप।
स्वाध्यायशीलता मतलब खुद से अध्ययन करना, स्व अध्याय यानी कि खुद से ही पढ़ाई करना। अगर आपका बच्चा खुद से पढ़ाई करता है या खुद से ही कोई चीज सीखता है तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी को हम क्या कहते हैं? अधिसंज्ञान कहते हैं एक तरह से। तो ये तो पॉजिटिव में गया। सुनकर शब्द से दोहराने की क्षमता का विकास, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। ये तो एक तरह से नकल करना हो गया, रट्टा मारना हो गया, है ना? रट्टू तोता जिसको कहते हैं, कि मैंने कुछ बोला, आपने उसका रट्टा मारा और बोल दिया। ना तो आपको उसका मीनिंग पता चला, ना वो इस्तेमाल करना आया आपको, ना ही उस चीज को कहीं दूसरी जगह आप इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना? बच्चा अपने ही विचार उत्पन्न कर पाए, ये हम चाहते हैं, ना कि वो रट्टा मारे। भाषा प्रयोग करना अच्छी बात होती है, ये तो सबसे ही बड़ी बात है। चिंतनशीलता यानी कि सोच विचार, बच्चा दिमाग लगा रहा है, नए विचार उत्पन्न कर रहा है, ये भी बहुत पॉजिटिव थिंग है, तो ये भी पॉजिटिव है। निगेटिव वाला आपसे पूछा था तो आपका सेकंड ऑप्शन नहीं, निगेटिव जा रहा है। ये जो दोहराने वाला वर्ड होता है ना, इसको एक और वर्ड हम कहते हैं, इसको कहते हैं पुनरावृत्ति, और एक कहते हैं पुनरुत्पादन। तो ये जहां भी आएंगे ना, ये समझ लेना ये निगेटिव टैग वर्ड है ना? क्या है ये निगेटिव टैग टैग है। सीडीपी में भी निगेटिव रहते हैं ये। इसका मतलब होता है जो चीज़ पहले से पढ़ ली है उसी को दोहरा रहे हैं बार बार। तो ये बार बार दोहराने वाली बात खराब होती है, नया कुछ सीखना अच्छी बात होती है ना? चलो जी, अगला प्रश्न क्या कहता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री क्या है? अभ्यास पत्रक, या फिर पाठ्य पुस्तक, या फिर अभ्यास पुस्तिका, या फिर बाल साहित्य? बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? सब लोग लिखेंगे अपना अपना आंसर जल्दी से। चलो जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से सब लोग अपना अपना आंसर। हम्म। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लग रहा है इंप्रूवमेंट हो रहा है, आज कमेंट देख के लग रहा है कि आप लोग सीख रहे हैं कुछ नया, बेहतरीन सीख रहे हैं, वेरी गुड। पिछली क्लास से ज़्यादा सही आंसर निकल रहे हैं, मतलब लेवल बढ़ रहा है आप लोगों का। ऐसी कंटिन्यूटी रखो, मज़ा आएगा पढ़ने में। और 1 तारीख से महाभारत क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, वो सब आपको पता है ना? तो उसमें ज़्यादा लंबी क्लास चलेंगी, मज़ा आएगा। 6 6 घंटे की क्लास करेंगे एक एक साथ, मैराथन पे मैराथन दबा के होगी। अगला महीना आपका ताबड़तोड़ मेहनत का आने वाला है। इसने बोला उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सामग्री क्या रहेगी इनमें से? अगर आप देखेंगे तो उच्च प्राथमिक को क्या कहते हैं? कक्षा 6 से 8 तक की जो कक्षा होती है ना, उसको कहते हैं उच्च प्राथमिक। इस जगह पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से क्या है अगर हम बात करें तो? पाठ्य पुस्तक सबसे इंपॉर्टेंट होगी? बिल्कुल नहीं। अभ्यास पुस्तिका? बिल्कुल नहीं। पाठ्य पुस्तक के अलावा बहुत सारी सामग्री हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। किताब के अलावा हम कहते हैं ना, अलग अलग प्रकार के साहित्य इस्तेमाल करते हैं हम। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बाल साहित्य। क्यों रहेगा? क्योंकि साहित्य जो होता है ना, इसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं। क्या आती हैं? इसमें मल्टीपल थिंग आती हैं। और मल्टीपल थिंग का मतलब क्या हो गया? मल्टीपल थिंग का मतलब हुआ कि इसमें न्यूज़पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैगजीन भी इस्तेमाल कर सकते हो, उपन्यास भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई कहानी की किताब है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बाल साहित्य, साहित्य का मतलब है जितना भी रिटर्न वर्क होता है ना, जो कहानी की किताबों में लिखित में हो, जो भी चीज़ें, चाहे न्यूज़पेपर ही क्यों ना हो, वो सब साहित्य होता है। और हम चाहते ही यही है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार का साहित्य उपलब्ध कराया जाए, है ना? और दूसरी चीज़, जब इसमें बाल लगता है तो बाल साहित्य का मतलब ये हो जाता है ऐसी चीज़ें जो बच्चों की उम्र के हिसाब से हों। बाल साहित्य मतलब उम्र के हिसाब से। ऐसा नहीं कि एडल्ट कहानियां बच्चों को सुना देंगे आप, है ना? वो नहीं करना। बच्चों के लिए कहानियां हो, कहानी बच्चों वाली हो थोड़ी सी, तो वो बाल साहित्य। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। फोर्थ ऑप्शन राइट जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा या भाषाएं, पहला ऑप्शन है एक संसाधन है, दूसरा ऑप्शन है एक कठिन समस्या है, तीसरा है एक पहेली है, और फोर्थ है एक जटिल चुनौती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लगता है? जल्दी से बताएंगे फटाफट से अपना अपना आंसर।
चलिए लिखते रहिए जल्दी से अपना अपना आंसर, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। देखिए इसने बोला उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा या भाषाएं जो हैं, बहुभाषिक कक्षा की बात जब होती है ना, तो इसका मतलब होता है कि आपकी क्लास में विभिन्न भाषाओं के बच्चे हैं, है ना, विभिन्न भाषाओं के बच्चे हैं आपकी क्लास में। उनकी मातृभाषाएं अलग अलग हैं। कोई मराठी भाषा बोलता होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पंजाबी भाषा के होंगे, 10-20 बच्चे हिंदी भाषा के, 10-5 बच्चे उर्दू भाषा के, 5-20 बच्चे हो सकता है दूसरी कोई और भाषा हो। तो क्या हो जाएगा, मिक्स है आपकी क्लास, इसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं। तो वो जो विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं ना, वो कोई निगेटिव चीज़ नहीं है, उसको पॉजिटिव में इस्तेमाल करो। कैसे? उनकी भाषा का इस्तेमाल करो उन्हीं को पढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको मराठी आती है, मुझे हिंदी आती है, आपको हिंदी नहीं आती लेकिन मुझे मराठी भी आती है। तो अब मैं आपको अगर कोई बात समझाना चाहता हूं, तो अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं आपको मराठी में समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। तो टीचर को बेसिकली सारी भाषाएं थोड़ी थोड़ी सीखनी होती है। तो अब मैं आपको आपकी ही माध्यम में समझाऊंगा, यानी आपकी जो मातृभाषा है। तो यही हम चाहते हैं कि जो बच्चों की भाषाएं हैं उसको साधन बना लो पढ़ाने का। क्या बना लो उसको? उसको संसाधन बना लो। तो जो बहुभाषिकताएं होती है ना, वो एक संसाधन के रूप में काम करती है। और इससे भी बड़ी एक बेहतरीन इसका जो ट्रिक है, जिसको ट्रिक कहते हैं, कि इस तरह का प्रश्न अगर बहुभाषिकता का आता है तो उसकी ट्रिक ये होती है कि बहुभाषिकता एक पॉजिटिव चीज़ है। क्या है? बहुभाषिकता पॉजिटिव चीज़ है, यानी अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। तो पॉजिटिव ऑप्शन को चुनना है और जो निगेटिव ऑप्शन रहेगा उसको छांट देना है। कोई भी निगेटिव वर्ड आएगा, जैसे समस्या एक निगेटिव वर्ड है, जटिलता निगेटिव वर्ड है, रुकावट निगेटिव वर्ड है, बाधा तो आपको पढ़ने के बाद खुद ही फीलिंग आ जाती है कौन सा वर्ड निगेटिव है। जैसे कि यहाँ पे चुनौती निगेटिव वर्ड है, समस्या निगेटिव वर्ड है, पहेली निगेटिव नहीं है लेकिन एक तरह से जटिलता तो है ही है पहेली में। तो ये इसलिए आपके तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसमें देखो कोई निगेटिव वर्ड नहीं दिखेगा। तो इस जब भी बहुभाषिकता का प्रश्न आएगा ना, तो इस ट्रिक से भी आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको सही सेंटेंस ना मिल रहा हो, कि निगेटिव वर्ड को छांट दो, जो पॉजिटिव आंसर बचेगा वही आपका सही आंसर है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को छांटते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पहला ऑप्शन है अभ्यास कार्य, दूसरा है शिक्षण कार्य, तीसरा आकलन और चौथा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक। बताएंगे आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए जल्दी से लिखिए। बहुत अच्छे, चलिए लिखते रहिए जल्दी से। भाई हमारे 600 लाइक हो गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से 1000 लाइक कर दो यार। बार बार कहना पड़ता है क्योंकि आपके लाइक्स से ना मुझे थोड़ा सा किक मिलती है, जिसको कहते किक, तो खुशी मिलती है। जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको खुशी मिलती है, इतनी बढ़िया बढ़िया टीचिंग, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। तो आप लाइक करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और एनर्जी अच्छी आएगी, आगे और अच्छी क्लासेस आएंगी। तो अब आप फ्री पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे कोई पैसा तो लग नहीं रहा, और इससे भी बड़ी बात, मैं तो एडवर्टाइजमेंट भी बंद करके रखता हूँ। मेरी वीडियो पे कभी ऐड नहीं दिखेंगे आपको, आप पूरी यूट्यूब पे देखो तो यूट्यूब चलाते ही, आपके वीडियो चलाते ही ऐड आते हैं 3-4। मेरी वीडियो पे कभी ऐड नहीं आते। अगर मैं ऐड चालू रखूंगा तो मैं लाखों रुपए कमा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐड बंद रखता हूँ आपके कंफर्टेबल के लिए, ताकि आप बीच में डिस्टर्ब ना हो। तो कम से कम लाइक तो किया करो मुझे खुशी तो मिल जाए थोड़ी सी आपके लाइक से। अब रोज कहना पड़ता है, अच्छी बात थोड़ी है, आपकी जिम्मेदारी है, खुद से लाइक किया करो। इसने बोला उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? किस चीज की बात कर रहे हैं? समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं। तो देखो, अभ्यास कार्य का समावेशन से कोई लेना देना नहीं है, अभ्यास दो या मत दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम समावेशन से मतलब यह है कि सभी बच्चों के लिए फायदा हो, किसी चीज ऐसा कुछ हो। शिक्षण प्रक्रिया, उच्च प्राथमिक हिंदी भाषा शिक्षण, हाँ हम शिक्षण प्रक्रिया जो है इससे समावेशन बना सकते हैं।
क्योंकि पाठ्य पुस्तक से भी कोई लेना देना नहीं है समावेशन का। शिक्षण प्रक्रिया से लेना देना है, क्योंकि आपकी शिक्षण विधि जो है वो सिंगल जा रही है, एक ही मेथड इस्तेमाल कर रहे हो या मल्टीपल मेथड इस्तेमाल कर रहे हो। आप जो टीएलएम लेके आए हो वो भी शिक्षण में आ जाएगा, वो एक बच्चे के हिसाब से लाए हो या विभिन्न प्रकार के बच्चों के हिसाब से लाए हो, शिक्षण प्रक्रिया इस पे डालेगी इफेक्ट, आकलन से भी ज़्यादा। हालांकि आकलन भी डालता है फर्क, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ेगा वो शिक्षण प्रक्रिया से पड़ेगा अगर तीनों में देखोगे तो। टीचिंग ही मायने रखती है, अगर आपको समावेशन करना है, सभी क्लास में सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करना है, तो आपकी टीचिंग उसी प्रकार की होनी चाहिए, है ना। तो सेकंड ऑप्शन सबसे बेस्ट है यहाँ। अगला प्रश्न क्या कहता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है, बढ़िया तरीका कौन सा है। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा, या फिर सभी। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, लिखेंगे अपना अपना आंसर कमेंट में। यस, एड्स से पैसा मिलता है, हाँ क्यों नहीं, एड्स से पैसा मिलता है। जितना बड़ा हमारा चैनल है, अगर मैं एड्स चालू कर दूं अपने वीडियोस पे तो महीने के लाखों रुपए आएंगे, और आते थे पहले, हमेशा लाख रुपए से ऊपर आते हैं मेरे चैनल पे, उससे भी ज़्यादा आ जाते हैं अगर मैं रेगुलर ज़्यादा क्लास करूँगा तो। लेकिन मैं उसको बंद रखता हूँ, तो मैं हर महीने के लाखों रुपए का नुकसान करता हूँ आपकी सुविधा के लिए। यूट्यूब वाले बच्चे कहते हैं ना हमारे लिए क्या करते हो, आपके लिए करता हूँ बेटा, यूट्यूब वालों के लिए करता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि पढ़ाई की वीडियो है ना, एंटरटेनमेंट हो तो आ जाए ऐड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ाई की वीडियो है ना, इसलिए मैं ऐड बंद रखता हूँ। चलो करो, आंसर करो। चलो जी, तो इसने बोला उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए, मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन, आकलन चाहे आप मौखिक अभिव्यक्ति का करो या आप लिखित अभिव्यक्ति का, मैंने विचार की तो बात की थी, लेकिन अगर मौखिक के हिसाब से हम देखें तो प्रश्न पूछने से मौखिक अभिव्यक्ति आती है, बिल्कुल आती है, क्योंकि हम सवाल पूछेंगे, बच्चा जवाब देगा तो बोलेगा। प्रतिक्रिया करना, आप कोई कहानी सुना रहे हो, बच्चा उधर से जवाब दे रहा है, ये भी पॉजिटिव। परिचर्चा में तो डिस्कशन होता है, बोलता भी है सुनता भी है, ये भी। तो यानी कि आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें सारे के सारे पॉजिटिव हैं, है ना, सभी के सभी, डी ऑप्शन राइट जाएगा। चलिए जी, अगला प्रश्न है आपका, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध किससे है। बताओ कौन से मनोवैज्ञानिक ने यह बात बोली है, जल्दी से लिखें। चलिए लिखते रहिए अपना अपना आंसर जल्दी से। देखिए, इसने बोला भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। अब सामाजिक अंतःक्रिया की बात कौन करते हैं, सबको पता है, वाइगोत्स्की, क्योंकि इनके सिद्धांत का नाम ही क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो ये सिंपल सी बात होगी, वाइगोत्स्की का सिद्धांत चल रहा है ना। अगला प्रश्न क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहला ऑप्शन है तीव्र गति से पढ़ जाना, दूसरा ऑप्शन है बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, तीसरा ऑप्शन है लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, और डी ऑप्शन है किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, कमेंट में लिखेंगे जल्दी से।
हाँ जी, तो क्या बोला, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, समझकर पढ़ना है, यानी उसका अर्थ को जानना है आपको। अर्थ जानने के लिए आपको बहुत ही गहराई से पढ़ना पड़ता है, फिर भी देखते हैं। तीव्र गति से पढ़ेंगे तो अर्थ पे नहीं जाएंगे, आप केवल उच्चारण ही करते रह जाएंगे। समझकर पढ़ने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप सीटेट के लिए बुक पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है, एक एक शब्द को पढ़ना पड़ता है, जल्दबाजी थोड़ी करेंगे आप उसमें। बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण से पढ़ना, उच्चारण का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आप बिना बोले पढ़ लो तब भी आपको अर्थ समझ में आ जाता है ना। आप बिना बोले पढ़ लो मन मन में, तब भी समझ में आ जाएगा। कि लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, केवल शब्द पहचानने से हमारा मतलब नहीं है, हमें उसका मीनिंग पता होना जरूरी है। इसलिए किसी भी लिखित सामग्री का निहित अर्थ समझना, निहित अर्थ यानी कि उसके अंदर छुपे हुए अर्थ को जानना। जब उसके अर्थ को जानेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने समझकर पढ़ाई की है ना। तो आपका जो आंसर जा रहा है वो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। क्लियर है बात? चलो जी, अगला प्रश्न क्या कहता है। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है, या फिर आंशिक रूप से उचित है, या पूर्णतः असंभव है, या बिल्कुल अनुचित है? बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, जल्दी से लिखेंगे अपना अपना आंसर। हाँ जी, तो इसने बोला व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना बिल्कुल सही है। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, पूर्णतः उचित है। क्योंकि व्याकरण जो है उसको हम चाहते ही हैं कि संदर्भ में सीखी जाए। हम यही चाह रहे हैं कि व्याकरण को जब पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सीटेट जो है वो कक्षा 1 से 8 तक ही चलता है, और कक्षा 1 से 8 तक हम हमेशा यही चाहते हैं कि संदर्भ में व्याकरण पढ़ाया जाए। संदर्भ में व्याकरण पढ़ाने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से या डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ाना, उसको नियम नहीं रटवाने। व्याकरण का कर्ता प्लस कारक या संधि समास ये सब नहीं पढ़ाना, उसको दैनिक जीवन से जोड़ के समझाना है। तो यही हम चाहते हैं, बिल्कुल पहले ऑप्शन सही जाएगा आपका, पूर्णतः उचित है। अगला प्रश्न क्या कहता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय क्या है? पहला ऑप्शन है भाषा प्रयोग पर बल देना, दूसरा है भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, तीसरा है भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, चौथा ऑप्शन है भाषा के कार्यों की सूची बनाना। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लोगों को? लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए जल्दी जल्दी लिखते रहिए अपना अपना आंसर। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन के लिए प्रकार्य परक, अब प्रकार्य जो होता है ना, इसका मतलब होता है इस्तेमाल करना यानी प्रयोग करना। दो पक्ष होते हैं भाषा के, है ना, भाषा के दो पक्ष होते हैं। एक होता है संरचनात्मक पक्ष और एक होता है प्रक्रियात्मक पक्ष। तो इनका मतलब, ये अलग से भी प्रश्न आता है आपका सीटेट में, पहले आया हुआ है कि भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक होता है रचनात्मक पक्ष और दूसरा बताओ, खाली स्थान छोड़ दिया था आगे, तो दूसरा होता है प्रक्रियात्मक। इन दोनों का क्या मतलब होता है? देखो, संरचनात्मक पक्ष वो होता है जब भाषा आपके दिमाग में होती है, क्योंकि आप बोलने से पहले प्रोसेस करते हैं दिमाग में कि मुझे बोलना क्या है, शब्दावली दिमाग में आती है, सारी बातें दिमाग में आती है, सब कुछ जो भी बोलना होता है उसको आप दिमाग में क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, शब्दों को इकट्ठा करते हैं, फिर आप जबान से बोलते हैं। तो जब तक दिमाग में भाषा है तब तक संरचनात्मक है, और जब आप उसको बोलेंगे, मुंह से शब्द निकलेंगे, सामने वाले व्यक्ति को सुनाई देंगे, तब वो प्रकार्य बन जाती है, यानी उसका इस्तेमाल हो गया अब। तो यहाँ पर भाषा प्रयोग की बात हो रही है, ठीक है। कार्यों को बढ़ाना देना नहीं है, पक्ष बताना नहीं है, पक्ष का इस्तेमाल करना है, और कार्यों की सूची बनाने से भी नहीं मतलब है। पहला ऑप्शन सही जाएगा, भाषा के प्रयोग से रिलेटेड होता है ये, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसने बोला भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है भाषा की
भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। दूसरा है बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। तीसरा ऑप्शन है भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं। और डी ऑप्शन है भाषागत विविधता एक समस्या है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सब लोग लिखिए अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया। और हमारे 1,000 लाइक होने वाले हैं भाई, लास्ट लाइक बचा है, बताओ कौन करेगा? जल्दी से बताओ 1,000 वाला लाइक कौन करेगा? कौन है वो लक्की पर्सन? कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबाएंगे सब लोग, जल्दी से 1,000 वाला लाइक करेंगे। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है भाई? निगेटिव वाला पूछा गया है। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, पहला ही ऑप्शन सही है। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, जो बहुभाषिकता है वो निगेटिव नहीं हो सकती, है ना? क्या नहीं हो सकती? निगेटिव नहीं हो सकती। ना तो जटिल हो सकती है, ना ही चुनौती हो सकती है, ना ही समस्या हो सकती है, ना ही बाधा हो सकती है। तो पहले ही ऑप्शन में इसने क्लियर कर दिया कि भाषा विविधता यानी बहुभाषिकता निगेटिव है। तो निगेटिव तो है ही नहीं ना, तो पहला ऑप्शन ही निगेटिव है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, सही बात है। अस्मिता मतलब खुद की पहचान, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। भाषाएं आपस में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, बिल्कुल जुड़ी हैं। भाषागत विविधताएं एक समस्या है, ये भी गलत है। दो ऑप्शन एक जैसे कैसे हो सकते हैं? यहां भी समस्या आ गई। इसमें दो ऑप्शन गलत जा रहे हैं। अब ये प्रश्न बनेगा आपका हैशटैग स्टार वाला। यहाँ पर दो सभी को नंबर मिलता है, अगर पहले या चौथे में से एक भी आपने दिया है तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है? इसके दो ऑप्शन सही जा रहे हैं। चलो जी, अगला प्रश्न बता दिए। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्यों को दोहराएंगे। दूसरा ऑप्शन है उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करे। तीसरा ऑप्शन है उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं। और डी ऑप्शन है उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? लिखेंगे अपना आंसर जल्दी से। चलिए लिखते रहिए जल्दी से अपना अपना आंसर। हाँ जी, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, ये तो नॉर्मल सी बात है ना? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे आप। अगर नेहा बात कहते समय मातृभाषा के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, तो आप जो स्कूल में भाषा चल रही है यानी क्लास में जो भाषा चल रही है, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। पहला ही ऑप्शन सही है। डांटना बिल्कुल गलत है। उसे बताएंगे किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, किसी शब्द विशेष पर अलग से बताना गलत है। ये कह देना कि आप गलत ही बोल रहे हो, आपका शब्द गलत है, ये भी गलत है। पहला ऑप्शन सही है। अब कैसे सही है उसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये करते हैं, सामने वाले व्यक्ति ने कई बार ये बोल देता है अ, अ, जैसे कोई वर्ड गलत बोल दिया, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी हैं या आपकी मम्मी है या आपका भाई है, जो भी है वो बात कर रहे हैं, और उसने बोला ऐसे बोला आई इज गोइंग टू स्कूल। तो आप क्या कहते हैं? आई एम गोइंग टू स्कूल। आप ये नहीं बोलते अरे रुक रुक रुक, तूने गलत बोल दिया भाई, तू गलत बोल रहा है भाई, तू सुन, तूने सेंटेंस गलत कर दिया। यहाँ पे ना आई के साथ एम लगाते हैं, ये करते हैं। ऐसा नहीं करते। सहजता से नॉर्मली क्या कर देंगे, उसने अगर मिस्टेक की है तो आप चुपचाप से बोल देते हैं इधर से। उसने बोला आई इज गोइंग टू स्कूल, आप बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। बच्चे को पता चल गया, बात खत्म हो गई। ना तो किसी दूसरे के सामने निंदा हुई, ना कोई परेशानी हुई, या उसको पता भी चल गया। तो यही सेम करेंगे। अगर बीच में कहीं भी उसने अपनी मातृभाषा का शब्द डाल दिया है तो आप उस सेंटेंस को बस दोहरा दो, यानी बोल दो। टीचर के रूप में आप उस सेंटेंस को बोल दो और जो हाँ उसने गलती की है उसको सही कर दो। बोलकर अपने सेंटेंस में सही कर दो, उसको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ मुझसे गलती हुई थी, तो वो खुद ही सुधार देगी उसको, है ना? ये करते हैं। चलिए अगला क्या कहता है सेंटेंस। भाषा की वाक्य कक्षा में यह जरूरी है कि,
पहला ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। दूसरा ऑप्शन है बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें। तीसरा है भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। और डी है बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लगता है, लिखेंगे आंसर। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए अपना अपना आंसर। हाँ जी, तो क्या बोला इसने कि भाषा की कक्षा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है इन चारों ऑप्शन में से। भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दो, कोई जरूरी नहीं है। मानक भाषा भी बातचीत होगी, गलत बात है, मातृभाषा में भी हो सकती है। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ना, यानी सभी बच्चों का ध्यान रखना है और सभी बच्चों की मातृभाषा को एक्सेप्ट करना है। बच्चों से अधिक अधिक परीक्षा लेंगे आप, परीक्षा लेना जरूरी नहीं होता, अधिक से अधिक प्रयोग करो भाषा का। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन आपका सही जाएगा, समावेशन की बात हो रही है, समावेशी कक्षा की। ठीक है, चलिए और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ सकते हैं, बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब मैराथन क्लासेस आने वाली हैं, तो सब लोग जुड़े रहना। शाम 7 बजे से रात के 1 बजे तक मैराथन क्लास चला करेंगी डेली। बहुत ज़बरदस्त वाला कंटेंट आने वाला है, तो साथ में जुड़े रहना। बताओ किसी को कोई डाउट, बाकी वीडियो को लाइक कर दो। बोलिए जल्दी बोलिए, किसी ने कुछ कहना हो तो। सर जी सीरीज कब डालोगे? सीरीज आपकी अगले महीने बताया तो था, पहले हफ्ते में, अगस्त के पहले हफ्ते में आपका आ जाएगा सीटेट वेब सीरीज। ठीक है, ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।